नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। देखो, आज स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। अगर वो दो चीजें आप किसी भी स्टॉक में बारीकी से जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कंप्लीट कर डाली। उसके बाद आपको एक डिसीजन बनाने में कोई भी इशू नहीं आएगा कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो किसी भी एफडी में, म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी बॉन्ड वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बैंक से आप एक सवाल हमेशा पूछते हो कि भैया जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर यहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितनी मैच्योरिटी मिलेगी या फिर कितना ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें स्टॉक मार्केट के केस में तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं और स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देख के स्टॉक में एक बड़ा ट्रेड हम उठा लेते हैं। लेकिन जब हम स्टॉक में ट्रेड कर लेते हैं या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तब जाके ये सारे सवाल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं कि भाई स्टॉक में आखिर कितना रिटर्न मिलेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करने पर कितना यहाँ पे मैच्योरिटी मिलेगी या एक तरह से रिटर्न मिलेगा, या फिर कितने टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे कितनी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। मैक्सिमम एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए स्टॉक को कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करें, मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट होगी या मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। तो काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब आपके सामने, काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं और उन सवालों के जवाब आपके पास नहीं होते। लेकिन क्या हो अगर आपके पास ये सारे सवालों के जवाब उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मिल जाए, तो कितना ज़्यादा आसान रहेगा आपको ये डिसीजन बनाने में कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसी वजह से स्टॉक के बारे में दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हर एक स्टॉक के बारे में जाननी चाहिए, वो मैं यहाँ पे आपके साथ बताने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। देखो, स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से आपको ये पता चलेगा कि भाई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी स्टॉक ने आखिर पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है और कितनी ज़्यादा स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है। जहाँ पे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे स्टॉक में आपको भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे ये स्टॉक भर भर के रिटर्न आपको दे सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम स्टॉक में आपको कितना ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है, या ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिलेगी, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे स्टॉक में आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा होल्डिंग पैटर्न को लेके, जो शायद आपने कभी भी नहीं सुनी हो, या फिर अगर आप नए इन्वेस्टर्स हो तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो कौन सी बारीकियां है जो मैं होल्डिंग पैटर्न को लेके बताने वाला हूँ। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखा जाए तो स्टॉक को मार्केट में आए हुए इतना ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। स्टॉक को मार्केट में आए हुए काफ़ी कम टाइम हुआ है, लेकिन जितना भी टाइम हुआ है, ठीक है, वो टाइम ड्यूरेशंस आपके सामने है। देखा जाए तो इस टाइम ड्यूरेशंस में जैसे ही स्टॉक मार्केट में आया, जैसे इसका आईपीओ मार्केट में लॉन्च हुआ, लॉन्च होते ही स्टॉक में लगातार ताबड़तोड़ एक बड़ी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिलती है। देखा जाए तो नवंबर 2024 में ये स्टॉक मार्केट में आया था, इसका आईपीओ आया था, लेकिन आईपीओ जैसे ही मार्केट में लॉन्च हुआ, लॉन्च होते स्टॉक में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। लगातार स्टॉक में जो गिरावट हुई, जैसे ही आईपीओ आया, आईपीओ आते स्टॉक के अंदर 7.5% के करीब एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर बात करें पिछले एक महीने की, तो एक महीने में स्टॉक में करीब 9.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर एक वीक की बात करें, एक हफ्ते की बात करें, लास्ट 1 वीक की बात करें, तो स्टॉक में करीब 2.25% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में अभी तक
यहाँ पे गिरावट हो गई है। तो देखा जाए तो लगातार जैसे आईपीओ लॉन्च हुआ, स्टॉक ने एक बड़ी से बड़ी गिरावट यहाँ पे दर्ज की। आईपीओ ओपन होते स्टॉक में 7.5% से ज़्यादा की गिरावट हुई। एक महीने के अंदर स्टॉक में 9.5% से ज़्यादा की गिरावट हुई और मात्र एक वीक के अंदर स्टॉक में करीब 2.25% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली। देखा जाए तो यही स्टॉक के जो डेटा है जो यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट वगैरह पे दिखाए गए हैं, यहाँ पे जो बाकी डेटा आपको दिखाए गए हैं ये एक एस्टिमेशन टाइम है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है वो पिछले 5 साल के रिटर्न दिखाता है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक को मार्केट में आए हुए सिर्फ 3 महीने के करीब यहाँ पे टाइम हुआ है। तो 3 महीने का यहाँ पे जो डेटा है वो आपके सामने मैंने रख दिया। तो देखा जाए तो स्टॉक का इस लॉन्ग टर्म के अंदर अभी यहाँ पे हमें कोई भी यहाँ पे हम डेटा हमारे पास है नहीं कि भाई लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी डेटा है वो यही है कि भाई स्टॉक के आईपीओ को आते ही मार्केट में एक बड़े यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल अभी भी हमारा अधूरा है। देखा जाए तो ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पर भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ अभी तक भी यहाँ पे इस सवाल का जवाब भी हमें ढूंढना है। देखा जाए तो स्टॉक के पिछले सालों के रिटर्न से हमें ये अंदाजा तो मिल जाता है कि भाई स्टॉक की अगर कंडीशंस क्या है, वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है या नहीं है, या फिर स्टॉक में कोई खास परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। सच कहा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल रहा है। अगर अगस्त और सितंबर 2024 की बात करें तो यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे। वहाँ पर जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी काफ़ी कंट्रीज़ में, जिसके चलते अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिले। अक्टूबर में अगर देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में यहाँ पे अपर सर्किट लग गए थे। लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई थी, जिसकी वजह से एफआईआई की एक बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। और अगर करंट टाइम की बात करें तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 75,500 के करीब आ गया। एक बड़ी गिरावट यहाँ पे मार्केट में चल रही है। और देखा जाए तो ये आईपीओ गलत टाइम पे यहाँ पे लिस्ट हो गया, ऐसे टाइम पे लिस्ट हो गया जिस टाइम मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट का माहौल बना हुआ था। और जैसे स्टॉक का आईपीओ मार्केट में आया, एक बड़ी गिरावट स्टॉक ने यहाँ पे ले ली। जैसे ही आईपीओ लॉन्च हुआ, एक बड़ी गिरावट के साथ ये स्टॉक डाउनग्रेड होता हुआ चला गया। यहाँ पे एक बड़ी गिरावट यहाँ पे दर्ज करता हुआ ये स्टॉक जा रहा है। और ये गिरावट आपको कितने टाइम तक और देखने को मिलेगी, साथ में स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल तो स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है वही यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ पे देखो कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा किसी भी स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, कि भाई होल्डिंग पैटर्न आखिर कैसा होना चाहिए। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आने वाले टाइम में स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, जहाँ पे प्रमोटर्स और डीआईआई होते हैं। देखा जाए तो डीआईआई और प्रमोटर 2 ऐसे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं और कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 ऐसे पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी है। अगर आप ये सोच रहे हो भाई मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेके यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो भाई आपकी फंडामेंटल एनालिसिस स्किल काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो एफआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ में ग्लोबल मार्केट की भी एनालिसिस या इन्फॉर्मेशन वो रखते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर बड़ी गिरावट हो गई है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं, बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई एफआईआई कोई बड़ी बिकवाली कर रहा है, तो हो सकता है मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और तब जाके एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है और तब जाके मार्केट में एक बड़ी गिरावट वहाँ पे जन्म लेती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एफआईआई की होल्डिंग कम से कम हो और प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर जिस
अगर किसी भी स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है उस स्टॉक में आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और टाइम आने पे आपको स्टॉक में गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन अगर आपको चाहिए तो कोई भी रैंडमली बेस्ड स्टॉक आप कलेक्ट कीजिए, उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा और उन सभी स्टॉक के पिछले 1 साल का जो होल्डिंग पैटर्न है वो आप चेक कीजिए, उसमें एफआईआई की होल्डिंग पैटर्न आप चेक कीजिएगा। उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 0% के करीब होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 10-15% से लेके 40-45% तक चली जाती है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 10-15% से 40-45% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5-7% या 0% हो जाती है। तो आप सोच सकते हो भाई कितना बड़ा फ्लक्चुएशन एफआईआई के डेटा के साथ हमें देखने को मिलता है। देखा जाए तो मार्केट में जो 11:30 से लेकर 1:30 बजे का टाइम होता है उसमें एफआईआई हमें सबसे ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम जो ग्लोबल मार्केट है उसके काफ़ी ग्लोबल मार्केट के प्री सेशन चलते रहते हैं या पोस्ट सेशन चलते रहते हैं या फिर वहाँ पे मार्केट एक्टिव रहती है। तो देखा जाए तो अब देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है। स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकलता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक बड़ी गिरावट, जैसे आईपीओ स्टार्ट हुआ, आईपीओ स्टार्ट होते ही स्टॉक ने लगातार यहाँ पे एक से बढ़ के एक गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। इसके पीछे का जवाब यहाँ पे हमें होल्डिंग पैटर्न से देखने को मिल सकता है। अगर बात करें स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में तो देखो यहाँ पे किसी भी स्टॉक में जब कोई भी स्टॉक आता है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है भाई प्रमोटर की होल्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जैसे स्टॉक आया, स्टॉक के आते यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 89.01 थी और अभी भी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 89.01% है। साथ में अगर यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो डीआईआई की होल्डिंग जैसे स्टॉक आया था तो यहाँ पे 5.21% थी, जो यहाँ पे बढ़ के 5.29% हो गई। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रमोटर के बारे में हमारे दो सवाल यहाँ पे, 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 50% से ज़्यादा है और दूसरा यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में हमें कोई भी बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिलता। देखा जाए तो यहाँ पे टाइम टू टाइम स्टॉक में हमें प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी ना ही यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, ना ही यहाँ पे कोई खास इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब है कि भाई प्रमोटर कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं और ये स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है और प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पे 50% से ज़्यादा है। अगर डीआईआई की होल्डिंग की देखा जाए तो डीआईआई की होल्डिंग में भी एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। और अगर बात करें स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी के बारे में तो यहाँ पे अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे सितंबर 2024 में जो एफआईआई की होल्डिंग थी वो 2.24% थी, जो इस साल जो यहाँ पे इस मंथ तक आते आते दिसंबर 2024 तक आते आते 2.18% हो गया। तो देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सितंबर 2024 में 3.29% के करीब थी, जो दिसंबर 2024 तक आते आते 3.27% हो गई। तो देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली। एफआईआई की होल्डिंग में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, 27 से लेके 0 पॉइंट यहाँ पे देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में 0.02% का एक माइनस की गिरावट हमें देखने को मिली है। और वो भी गिरावट शायद इस वजह से हुई है कि भाई जैसे स्टॉक का आईपीओ आया, आईपीओ आते ही स्टॉक ने उल्टी दिशा यहाँ पे पकड़ ली। लेकिन यहाँ पे स्टॉक आने वाले टाइम में एक ज़बरदस्त, देखो मेरा जो मानना है वो तो यही है कि स्टॉक आने वाले टाइम में एक ज़बरदस्त प्रदर्शन करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है। जब भी स्टॉक में 50% से ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग मिलती है तो वो स्टॉक हमेशा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलता है। दूसरा कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, जिसका मतलब क्या है कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बनाए रखे हैं, वो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं और ये स्टॉक आने वाले टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी कम है और एफआईआई की होल्डिंग भी कम है, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन का तो डर कोई है नहीं। जब फ्लक्चुएशन का डर यहाँ पे नहीं है तो स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो जाहिर सी बात है भाई जो यहाँ पे गिरावट हुई है, ये गिरावट सिर्फ मार्केट की गिरावट का यहाँ पे असर हमें देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो कंपनी का जो डेटा है, जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग का पैटर्न है, पैटर्न यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, पैटर्न में कोई भी खास चेंजेस नहीं है। तो पैटर्न को लेके स्टॉक में हमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। ये गिरावट मार्केट में होने वाली गिरावट की वजह से यहाँ पे गिरावट हो रही है। जैसे मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, ये मेरा मानना है। अब आप अपनी जो आपकी जो
राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनको यहाँ पे डिसीजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के रिटर्न्स और उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम ज़रूर बताइएगा। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को ज़रूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।